हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कुछ लोगों का सवाल था कि मैं कहाँ गायब था। पहली चीज तो तुम लोग को पता ही है कि घर में खेती किसानी का काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। जो सामने वाला खेत मैंने तुम्हें दिखाया था वो वाला अभी भी बचा हुआ है। फिर सेम ही टाइम पर भाई साहब के यहाँ मैं चला गया था क्योंकि एक फंक्शन था, बरहों का कार्यक्रम। वहां से लौटा, उसके बाद तबीयत खराब हो गई, अभी भी है। तुम लोग अगर महसूस कर पाए हो तो जुकाम है मेरे को, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट 10 बजे से कट जाती है 5 बजे तक के लिए, क्योंकि कटाई गहाई चल रही है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी वो देते नहीं है क्योंकि आग ना लग जाए, कहते हैं। जो भी गांव वाले होंगे उन्हें समझ में आएगा, है ना। ये बेसिक सी चीजें थी, इससे ज्यादा अब मैं बताऊंगा नहीं और तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। आओ चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि फिर ऐसे में बहुत टाइम निकल जाएगा। एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हुआ किंगसी का दिल बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि यांकाई ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है और अब वो चुप नहीं रह सकती। उसके होंठ फड़क रहे होते हैं जैसे मानो वो कुछ कहना चाहती हो, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। तभी यांकाई कहता है, पिछली बार मैंने तुम पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहता था। तुम्हें बहुत पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था। आखिर ये एक नॉर्मल सा ही तो फैसला था, इसमें इतना मुश्किल क्या है। तभी हुआ किंगसी कहती है, मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया। ओह, तो फिर जवाब क्या है तुम्हारा। यहाँ का इंटरेस्टेड तरीके से उसकी तरफ देखता है, जिस पे हुआ किंगसी कहती है, अगर मैं तुम्हें अपनी सोल प्रिंट दे दूं, क्या तुम पहले इस तरीके से मुस्कुराना बंद कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मुझे धोखा दिया जा रहा हो। तभी आंका कहता है, बस बोलो, और थोड़ा शांत हो जाता है। हुआ किंगसी तुरंत ही कहती, क्या आप मुझसे कुछ जानलेवा काम कराना चाहते हैं। मैं हमेशा अपने लोगों के लिए काफी ग्रेटफुल रहा हूँ। अगर कोई भी काम वाकई खतरनाक है तो उसे मैं खुद करूंगा, बजाय तुमसे कराने के। जब यांकाई जवाब दे रहा था, हुआ किंगसी की आंखें लगातार ही यांकाई को देख रही होती हैं, जैसे मानो उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। पर यांकाई एकदम शांत था। तभी हुआ किंगसी कहती है, आप मुझसे मेरी पर्सनल चीजें, तो आखिर मेरे भी अपने सीक्रेट है, मैं नहीं चाहती उसमें कोई दखल दे। और आप मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ऑर्डर मुझे नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। हुआ किंगसी तो चौंक जाती, मानो उसे उम्मीद ही ना हो कि आंके इतनी आसानी से मान जाएगा। क्या आप फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यांकाई का चेहरा अजीब होता है और वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो। जैसे हुआ किंगसी थोड़ी शर्माती और थोड़ी गुस्से में आते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो बेशर्म। तभी यांकाई कहता है, अगर तुम्हें मेरा जवाब चाहिए तो ये बस एक जानवर पालने जैसा है। यांकाई ने अभी अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि किंगसी तुरंत ही अपना मुक्का बांध कर यांकाई की तरफ बढ़ जाती है, पर यांकाई उसे हाथ से रोक देता है। अभी यांकाई कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और ये भी नहीं भूलूंगा कि तुम एक इंसान हो। हुआ किंगसी तो अपने दांत पीचती है और कुछ कदम पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहती है, आखिरी सवाल, क्योंकि आप मुझसे अपनी सोल प्रिंट देने के लिए कह रहे हैं तो आप में ताकत होनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको हरा सकती हूँ, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। और ऐसा कहते अपने हाथ से रिविन जैसे एक आर्टिफैक्ट को अपेयर करके यांकाई की तरफ उससे अटैक करती है। ये रिविन रेनबो ब्रिज की तरह यांकाई की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें बेहद डिस्ट्रक्टिव पावर थी। तभी यांकाई कहता, ओह, तो क्या तुम वाकई में ऐसा करना चाहती हो। तो मेरी स्ट्रेंथ देखने के बाद तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। यांकाई ना हिला था ना डुला था, वो अपनी ही जगह पर खड़ा था। हुआ किंगसी ने कुछ नहीं कहा होता, उसका हाथ हिला और कलरफुल रिबन अचानक ही सिकुड़कर रस्सियों में बदल जाती है और यांकाई को पकड़कर उसके चारों तरफ लिपट जाती है। यांकाई को इसने एक मम्मी बना दिया था, जहाँ न यांकाई की नाक, मुंह, हाथ, पैर और नाखून तक नहीं दिख रहे थे। तभी हुआ किंगसी कहती, हूँ इतना आसान। उसके दिल में एक्साइटमेंट की नदियां फूट रही थी कि यांकाई को तो उसने यूं ही हरा दिया। तभी यांकाई की आवाजों से सुनाई देती है, लगता है तो मेंटली प्रिपेयर हो गई हो। और अगली पल यांकाई की फिगर मानो कहीं से भी अपेयर हुई हो और वो स्पेस में गायब होती है। और उसके पीछे होती है दूसरी तरफ वो जो धज्जियां या रस्सियां यांकाई को लपेटे हुए थी, वो अचानक ही ढीली होकर गिर पड़ती हैं। और अगर तुम लोगों को याद है तो ये यांकाई की टेक्निक थी, निहिलिटी। एक बार इस टेक्निक का यूज करने के बाद यांकाई वाइड में गायब हो जाता था, जिससे वो खतरनाक अटैकों से बच सकता था, इवन कि वो अपने ऑरे को भी छिपा सकता था। हुआ किंगसी तुरंत ही कहती है, कैसे। तभी यांकाई तुरंत ही कहता है, क्या तुमने कभी पावर ऑफ स्पेस से रिलेटेड हिडन टेक्निक नहीं देखी। बिल्कुल उसके बगल में खड़ा होकर यांकाई ने बोला था। हुआ किंगसी अपना चेहरा घुमाती और यांकाई को अपने बगल में देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत ही कहती, पावर ऑफ स्पेस की हिडन टेक्निक है। तभी यांकाई कहता, कोई बात नहीं, फिर देख लो। मून ब्लेड। और दर्जनों ब्लैक कलर के मून ब्लेड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इस मिस्टीरियस अटैक में छिपे हुए टेरिफाइंग ऑरे को भांपते हुए। हुआ किंगसी ने जोर लगा दिया होता है अपना पूरा, और तुरंत ही बोला होता है बटरफ्लाई डांस, और मुड़कर 7 कलर की लाइट के साथ वो पीछे की तरफ जाने लगती है। दूसरे पीछे की तरफ जो बटरफ्लाइज थी वो मून ब्लेड से टकराते ही तहस नहस हो गई थी, जो देखकर हुआ किंगसी तुरंत ही कहती है, स्टार चेजर एरो, जो स्टार सोल पैलेस की हिडन टेक्निक थी। आखिरकार साउथ टेरिटरी के सबसे पावरफुल सेक्ट स्टार सोल पैलेस भी एक स्ट्रॉन्ग पैलेस था, जिसके 3rd लेवल की दाव सोर्स लेवल की कल्टीवेटर के साथ हुआ किंगसी के पास भी काफी अच्छे तरीके और तौर तरीके, बैटल एक्सपीरियंस, आर्टिफैक्ट और अदर चीजें थी। तो अपनी हिडन टेक्निक के यूज के बाद हुआ किंगसी की बॉडी के चारों तरफ स्टार लाइट निकलने लगती है
और एक एरो में कंडेंस हो जाती है, जैसे वो कांपते हुए आगे की तरफ फेंक देती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो यांग काई की खोपड़ी को एक बार में ही चीर देना चाहती हो। तभी यांग काई कहता है यह छोटी मोटी चाल है, और अपनी पूरी ताकत के साथ स्टार चेजर एरो को पकड़कर पूरी ताकत से उसे चकनाचूर कर देता है। इस पल हुआ किंगसी की हार्ट बीट बढ़ गई थी। स्टार चेजर एरो के डिस्ट्रॉय होते ही उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि यह कैसे हो सकता है। तभी यांग काई स्माइल करके कहता है कल्टीवेशन के 3000 पाथ है, थाउजेंड्स ऑफ बैटल टेक्निक्स जो वर्ड एनर्जी से बनी हुई है, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई है। जब तक मैं आपकी हिडन टेक्निक के वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है, तब तक मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब तो हुआ किंगसी के माथे से पसीना बह रहा था। थर्ड लेवल के दाव सोर्स लेवल के पीक पर थी वो, एम्परर लेवल से केवल एक स्टेप दूर। जिस स्टार सोल पैलेस से आई थी वो कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं, लेकिन एक अननोन सा लड़का जिसके बारे में ना उसने कभी सुना ना उसे कभी देखा। ऐसी पावर। लेकिन यांग काई की इस नॉर्मल सी बात ने उसे काफी प्रभावित किया था। वो अपनी आईब्रो सिकोड़कर मुट्ठी भींचकर खड़ी रहती है, जैसे मानो गहरी सोच में डूबी हो। यांग काई भी उस पर कोई अटैक नहीं करता और इंतजार करता है। कुछ देर बाद हुआ किंगसी यांग काई को देखकर कहती है तुमने अभी भी अपनी आधी पावर ही यूज की है, तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। साथ ही वो ये भी जानती थी कि ये महज एक टेस्ट था, इसीलिए यांग काई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो भी शायद वो यांग काई को हरा ना पाए। और पिछली बार जब यांग काई डेमन बना था वो सीन उसके दिलो दिमाग में एकदम ताजा था। उसे पता था कि उस टाइम पे तो यांग काई उसे एक पल में कुचल देता, इसीलिए अब उसका आगे लड़ने का कोई इरादा नहीं होता। वैसे भी सामने वाला बंदा फर्स्ट लेवल दाव सोर्स पर होने के बावजूद इतना शांत है, जो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को बताने के लिए पहले ही काफी है। तभी यांग काई कहता है तो क्या तुमने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया? वह किंग से अपने लाल होठ काटती है पर कुछ नहीं कहती, बस एक बात के अलावा इतना इगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं, मुझे बुरा लगता है। तभी यांग काई कहता ओह तो तुम चाहती हो कि मुझे बुरा फील हो? वैसे तुम टेंशन फ्री हो सकती हो। आने वाले सालों में तुम आज के दिन को याद करोगी और समझोगी कि तुमने कितना बढ़िया और परफेक्ट डिसीजन लिया था। लेकिन तुमने अगर ये मौका गवा दिया तो फ्यूचर में चाहे तुम मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाओ भी, मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं रखूंगा। जिस पे हुआ किंग तुरंत कहती हाँ कुत्ता, क्या तुम बस बातें बनाने में माहिर हो? तभी यांग काई कहता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। खैर जल्दी करो, अब टाइम बर्बाद मत करो, मुझे अभी भी बहुत काम करना है। तो ओबीडिएंट बनकर अपना सोल प्रिंट मुझे दे दो। वह किंग से आ बढ़ती है, पालथी मारकर बैठ जाती है और आंखें बंद करके अपने डिवाइन साइज को कंट्रोल करती है। यांग काई का चेहरा भी इस पल सीरियस हो गया था। कुछ देर बाद हुआ किंगसी की बॉडी कांपने लगती है और वो बहुत पेन में लग रही थी, चेहरा सीरियस था। उसकी सोल प्रिंट साइन उसके नॉलेज सी से बाहर आती है और यांग काई की तरफ जाती है। अगले पल यांग काई अपने नॉलेज सी को ओपन कर दिया होता है और इसे अपने नॉलेज सी में ले लिया होता है। उसने अपनी आंखें बंद की थी और उसके नॉलेज सी में एक सोल क्लोन अपेयर हुआ था, जो अननोन से अपेयर हुए सोल मार्क को देख रहा था, जो धीरे धीरे हवा में मंडरा रहा था। यह हुआ किंगसी का सोल मार्क था और अगले पल यांग काई के कुछ हैंडप्रिंट साइन के बदलते ही खूंखार जानवर की तरह ही अपना मुंह खोलकर उस सोल मार्क को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ जमीन पे वह किंग से अचानक कांप उठती है और अपनी खूबसूरत आंखें खोलती है तो पाती यांग काई स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। तुरंत ही कहती है तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा गुस्सा यह बहुत तेज है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चेहरे के साथ यांग काई को देखती है, जैसे मानो उसे काफी अजीब लग रहा हो। यह पहली बार था जब उसने अपनी सोल प्रिंट किसी को दी थी। हालांकि ऐसा करने का उस पर बहुत कम या कहें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फर्क पड़ा था, फिर भी उसे थोड़ी बेचैनी तो महसूस हुई थी। ऐसा लगा जैसे मानो कोई कीमती चीज छीन ली गई हो। तभी यांग काई कहता आपको बस इसकी आदत डालनी होगी, और अब जब हमें एक ग्रुप माना जा सकता है तो हम बाहर ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम मिलजुल कर काम करते रहेंगे। तभी वह किंगसी तुरंत ही कहती है ये मत सोचो कि तुम्हारा ऐसा कहने से तुम्हें लेकर मेरी राय बदल जाएगी। मैं तुम्हारे द्वारा टॉर्चर की गई और गुलाम बनाई जा रही हूँ, समझे? जिस पे आके कहता तुम जो चाहे सोच सकती हो। मैं बस ये पूछने वाली थी कि ये जगह क्या है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी के सी से क्यों ढकी हुई है? तभी आंका कहता ओह लगता है आपको स्पिरिट को सी के बारे में काफी कुछ पता है। तभी वह किंगसी कहती है हालांकि स्पिरिट को सी का मिलना रेयर है, फिर भी स्टार बाउंड्री में कुछ मौजूद है। मेरे स्टार सोल पैलेस में भी एक है। तभी आंका कहता है हम 4 सीजन रियलम में है। हुआ किंगसी हैरान होकर घबरा कर कहती है क्या तुमने अभी 4 सीजन रियलम कहा? आंका कहता है हाँ। हुआ किंगसी आईब्रो चढ़ाकर कहती है हाँ, इस तारीख तक 4 सीजन रियलम ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन आपको इस जगह पर एंटर करने की क्वालिफिकेशन कैसे मिली? अगर मुझे सही से याद है तो मैपलवुड सिटी में कोई भी प्लेस या पोजीशन उनके लिए नहीं है। तभी आंका कहता है मुझे यह मौका पाकर काफी खुशी हुई, मैं एज़ोर सन टेम्पल की तरफ से आया हूँ। हुआ किंगसी कहती है एज़ोर सन टेम्पल आपको क्यों लाएगा? आखिर यहाँ आने का हर एक स्लॉट बेहद कीमती है। तभी आंका कहता है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस इतना जान लो मैंने उनकी एक जगह ले ली। हुआ किंगसी तुरंत ही कहती है फिर चोरी। जब ये बातें कर रहे थे तभी वो एक मोड़ पर आते और यांका ही तुरंत ही रुकते हुए कहता है चलो अलग अलग चलते हैं, यहाँ कीमती ट्रेजर मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, इन्हें खोना कतई अच्छा नहीं होगा।
तो मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी मिला, वो यांका इसे यहाँ पे सौदेबाजी करना चाहती थी। तभी यांका कहता है वो तुम्हारा जो तुम्हें मिला मैं तुमसे नहीं छीनूंगा, ये हुई ना बात। तभी यांका कहता है 2 दिन में हम वापस यहीं आकर मिलेंगे। जिसके बाद यांका और वो अलग अलग चले जाते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हुआ किंगसी ने ये बात सुनी या नहीं। यांका के पास किंगसी का सोल मार्क था, तो जब तक वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है यांका उसके बारे में पता लगा सकता था। थोड़ी देर में वो पूरी तरीके से नजरों से ओझल हो गई थी और यांकाई राइट साइड की तरफ बढ़ गया था। ये प्लेस झांगरुओसी के प्लेस से काफी दूर था, लेकिन यहाँ की वर्ड एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग। लेकिन सील वर्ड पल के कर यहाँ आसपास का जो कोहरा था, जो कि वर्ल्ड कुई से बना हुआ था, बहुत तेजी से गायब हो रहा था। तो यांका यहाँ के बहुमूल्य कीमती ट्रेजर्स को इकट्ठा करना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही राइट साइड पे यांकाई को पत्थर की दीवार पर एक वैम्पायर आर्केड उगता हुआ मिला था। ये स्पिरिट ग्रास केवल दाओ सोर्स ग्रेड के मिड रैंक का था, फिर भी ये बेहद रेयर स्पिरिट ग्रास था। इसका यूज कई टाइप की स्पिरिट पिल के क्रिएट करने में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर होता था, इसलिए काफी कीमती और जरूरी था। यांका इसे सावधानी पूर्वक इकट्ठा करता है एक जेट बॉक्स के अंदर, ताकि जब वो वापस लौटे तो वो इसे सीलवर्ड के मेडिसिन गार्डन में लगा सके, क्योंकि इसके मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज को बनाए रखने का इकलौता तरीका यही था। इवन के हो सकता था कि इस तरीके से इसके इफेक्ट और बेहतर भी हो जाते। अगले कुछ घंटों में यांका को कई अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, कई रेयर स्पिरिचुअल ग्रासेस एंड अदर थिंग्स। कुल मिला के कहे तो ये एक एल्केमिस्ट के लिए ट्रेजर था। इतने कम टाइम में ही 7 से 8 अलग अलग टाइप के मेडिसिनल हर्ब जो काफी रेयर थे इकट्ठा कर पाना फायदेमंद सौदा ही माना जा सकता था। लेकिन यांका को थोड़ा सा उदासी भी महसूस हुई थी, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई एम्पर ग्रेड का आर्टिफैक्ट इंग्रेडिएंट नहीं मिला था। जो मिला वो सिर्फ दाओ सोर्स ग्रेड के ही थे। दाओ सोर्स ग्रेड के और एम्पर ग्रेड के इंग्रेडिएंट में केवल एक लेवल का अंतर था, लेकिन पावर में जमीन और आसमान का, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स में हेवन और अर्थ की वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी समाहित होती है, और इनको खाने या यूज करने से आप पावर ऑफ लॉ या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को समझने में कैपेबल हो सकते हैं। हालांकि ये वैली एंडलेस महसूस हो रही थी। यांका को कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि वो ट्रेजर्स को खोजने के लिए प्रायोरिटी में था। लेकिन कुछ घंटे की जर्नी के बाद, जो कुछ 100 किलोमीटर की थी, अभी भी एंडिंग उसे नजर नहीं आई। जैसे ही वो और गहराई में जाने के लिए तैयार हुआ, अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई और हार्ट बीट बढ़ने लगी, बिना ये जाने की हो क्या रहा है। और अचानक यांका एक डायरेक्शन की तरफ अपना सिर घुमाता और कहता है, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? और इतना कहने के बाद यांका ने अपने सिप जैसे आर्टिफैक्ट को निकाला था और उसके अंदर बैठकर पीछे की तरफ लौटना शुरू कर दिया था। जस्ट उसी टाइम पे वैली के भीतर कहीं झांगरोसी पालथी मारकर बैठी थी और उसके चारों तरफ की वर्ल्ड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, जिससे उसकी पावर तेजी से बढ़ रही थी। वो केवल सेकंड लेवल सेंट किंग पर थी, लेकिन इतने कम टाइम में ही वो थर्ड लेवल सेंट किंग बन चुकी थी, और रुकने का कोई संकेत नहीं, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के साथ एकदम प्योर फॉर्म में थी। ये डायरेक्ट कंज्यूम करने के साथ आपकी पावर को बढ़ा रही थी, इसलिए वो जल्दी ही ऑरिजिनल रिटर्निंग लेवल के ब्रेक थ्रू पॉइंट पर पहुंच जाती है, और उससे कुछ ही दूरी पर लियान सील वर्ल्ड पर्ल को पकड़े हुए खड़ी हुई होती है। कुछ 10 मीटर हमें 3 लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। साउथ टेरिटरी के अलग अलग सेक्टों के बारे में जानने वाले लोग उनकी बनियान पर बने पैटर्न से समझ सकते थे ये ईविल मून वैली नाम के सेक्ट से बिलोंग करते थे। एक तो जिनके नाम में ईविल आ जाए, घोस्ट आ जाए, ये साले चूतिया लोग होते हैं। इनका मानना होता है कि हमसे तेज तो दुनिया में कोई है ही ना। ईविल मून वैली और ब्लू फेदर सेक्ट एक जैसे थे। दोनों को साउथ एरिया की ग्रेट पावर माना जा सकता था, इसलिए जब 4 सीजन रियलम ओपन हुआ तो इन्हें 3 प्लेसेस मिले, और इन तीनों को ही यहाँ अंदर इंटर होने के लिए चूज किया गया था। और कोइंसिडेंटली वो ये सब वैली के क्लोज उतरे थे, और इन तीनों में जो खूसट बुढ़ा था जो 3rd लेवल दाओ सोर्स लेवल पर था, बाकी के 2 लोग 2nd लेवल दाओ सोर्स लेवल पर। इनका बैली से जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऊपर देखने पर बैली पूरी तरीके से लाइफलेस लग रही थी। इतनी अंधेरी के अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और यहाँ छिपे किसी भी खतरे के बारे में भी उन्हें पता नहीं था। हालांकि ये लोग वीक नहीं थे, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग सेक्ट की फाउंडेशन को देखते हुए अगर इनको कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में ये वीक थे। साथ ही अपनी ताकत से अच्छे से वाकिफ थे, इसीलिए जान का जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। और जब वे यहाँ से उड़ रहे थे तभी उन्होंने यहाँ पे एनर्जी का कुछ अजीब फ्लक्चुएशन देखा, क्योंकि सील वर्ड पर लगातार एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था, वो भी बेहद टेरिफाइंग स्पीड से। तो एनर्जी का फ्लक्चुएशन तो होना ही था। तो क्यूरियसली ये तीनों लोग यहाँ पर रुक गए और डर को साइड में रखकर वैली के कुछ अंदर जाने का सोचा। वो इस फ्लक्चुएशन का पता लगाना चाहते थे, और आखिरकार उन्हें ये मौका मिला तो वो आसानी से इसे गंवाना नहीं चाहते थे। शायद कोई अच्छा ट्रेजर उन्हें मिल जाए जो उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वैली के उस एरिया में केवल 2 लड़कियां हैं, तो तीनों में दहशत आ गई। ल्यूयान तो ठीक थी, क्योंकि उसका पावर लेवल 1st लेवल दाओ सोर्स लेवल के बराबर था 4 सीजन रियलम इंटर करने वाले लोगों के उम्मीद के मुताबिक। लेकिन 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 दूसरी लड़की इससे बिल्कुल अलग थी। वो महज 3rd लेवल के सेंट किंग पर थी।
किसी ने ही सोचा होगा कि उसके लेवल की एक शख्सियत वास्तव में ऐसे एरिया में अपेयर होगी जहाँ तक कि अगर उन्होंने उसे अपनी आंखों से भी देखा होता तो भी तीनों डर गए होते कि वो किसी इल्यूजन में फंस चुके हैं। साथ ही गौर से देखने पर रियलाइज हुआ कि ये छोटी लड़कियां की वर्ड एनर्जी को कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही थी। तीनों एक दूसरे को देखते हुए कहते क्या हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है सीनियर ब्रदर हुआगू, ये कैसे पॉसिबल है कि एक सैंड किंग 4 सीजन रियल में एंटर कर जाए। डैम इट, वो जरूर ही ऑन ग्रेट सेक्ट की डिसेबल होगी। एक हाफिज मैन और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, और वो तुरंत ही कहता है सोचो ईविल मून वैली को केवल 3 ही प्लेसेस दिए गए और केवल इन 3 प्लेसेस के लिए ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ी थी। लेकिन ये बड़े सेक्ट देखो कितने लापरवाह हैं। ये सेंट किंग लेवल के डिसाइबल्स को भी एक प्लेस दे रहे हैं और अंदर जाने दे रहे हैं। ये तो हद से ज्यादा बुरा है। जो सुनकर इनका जो सीनियर ब्रदर हुआगू था वो सिर हिलाता है और कहता है लिटिल ब्रदर जो आन, तुम्हारी बात सही है। ये दोनों लड़कियां किसी ग्रेट सेक्ट से ही होनी चाहिए, वरना सेंट किंग तो कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। साथ ही देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली हो। इनके चेहरे पर थोड़ा सा जेलेसी भरे इंप्रेशन भी थे। जब वो कल्टीवेट कर रहा था तो उसे लिमिटेड रिसोर्सेस मिले थे और जान जोखिम में डालनी पड़ी थी, लेकिन ग्रेट सेक्ट के डिसाइबल देखो यहाँ आए, आराम से एनर्जी अब्सॉर्ब की और ब्रेक थ्रू कर लिया। किसी को भी अनजस्टिस महसूस हो सकता था कि उसके साथ गलत हुआ है और ये कंपैरिजन करते ही दिन वे दिमाग में गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगले ही पल इनके पैजामे पीले हो जाते हैं और ये कांपते हुए कहते हैं लेकिन वो ग्रेट सेक्ट के डिसाइबल्स हैं, इसलिए बेहतर होगा कि पहले हम चलें, कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए वरना बहुत भयानक होगा। ज़ियाओनिंग, तुम किस बात से डर रहे हो? जुआ नाम का पर्सन ज़ियाओनिंग की तरफ देखता है और कोल्ड वे में कहता है भले ही वो किसी ग्रेट सेक्ट के डिसाइबल हो, वे केवल फर्स्ट लेवल के दाव सोर्स हैं और थर्ड लेवल की सैंड किंग। उनकी पावर के सामने अगर कोई गलत फहमी हो भी गई तो वे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तभी ज़ियाओनिंग गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं उनसे डरता हूँ? और चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मैं बस बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अरे उस औरत के हाथ में तो देखो, वो एक पर्ल है जो एक आइकॉनिक आर्टिफैक्ट होनी चाहिए। हुआगू ने फुसफुसाते हुए कहा था और सीधे लियान के हाथों में पकड़े हुए सीलबंद पर्ल को देख रहा होता है, जो देखकर जोहुआन की आंखें भी चमक उठती है और वो कहता है सीनियर ब्रदर गु, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ियाओनिंग को भी जाहिर तौर पर एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी पर्सन कहता है इस समय हम जमीन के बहुत नीचे हैं, यहाँ कोई नहीं और शायद ही कोई यहाँ से गुजरेगा। इसके अलावा एनिमी की ताकत भी कम है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रेजर है। ये सुनकर तो जोहुआन भी समझते हुए स्माइल करके कहता है मैंने ग्रेट सेक्ट के डिसाइबल्स के बिहेवियर को देखा है, मैं भी इन लोगों से नाराज हूँ। ये सिर्फ अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं और खुद को अनबीटेबल समझते हैं क्योंकि इनके पास पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो क्यों ना बिग ब्रदर हुआगू, आप हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं लास्ट तक आपका साथ दूंगा। जिस पे ज़ियाओनिंग कहता है जब बात यहाँ तक आ ही गई है लेकिन अगर उनके सेक्ट को कभी पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ है तो न केवल हमारा अंत होगा बल्कि पूरे ईविल मून सेक्ट का। दो देखकर जोहुआन तुरंत ही कहता है अगर तुम डरते हो तो यहाँ से चले जाओ, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ हवा में बातें करें और कुछ भी करने की हिम्मत न कर पाए। लेकिन मैं साफ साफ कह दूं अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम्हें हासिल की गई आर्टिफैक्ट और सोर्स क्रिस्टल का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लड़कियां ग्रेट सेक्ट से हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इनके पास बहुत सी कीमती चीजें होनी चाहिए। जब ज़ियाओनिंग ने यह सुना तो तुरंत ही घबरा कर सांस ली और चेहरे पर लालच आ गई। अगले पल वो दांत पीस कर कहता है ठीक है, मैं दोनों सीनियर ब्रदर्स का साथ दूंगा, उनके साथ आगे बढ़ूंगा और साथ ही पीछे हटूंगा। अब बनी ना बात, तुम तीनों निकम्मे हो। तभी अचानक एक आवाज आती और ये लियान की थी, जो सुनते ही ईविल मून वैली के तीनों डिसाइबल्स अपनी आईब्रो चढ़ा लेते हैं। आवाज आती है तुम सब क्या बड़बड़ा रहे हो। तभी हुआगू खुद को कंट्रोल करते हुए गुस्से को दबाकर कहता है वो हम तीनों यहाँ से निकल रहे थे, तभी हमने एनर्जी का फ्लक्चुएशन देखा और बस जांच करने के लिए यहाँ पर आ गए। पता चला कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जिन्होंने ये सब किया। तभी लियान एकदम कोल्ड वे में कहती है सिर्फ इतना ही, क्योंकि आपकी जांच पूरी हो चुकी है तो यहाँ से चले जाइए। लियान के वर्ड एकदम कोल्ड थे, सीधा, जैसे मानो उसने जजमेंट सुना दी हो कि रुकने का कोई इरादा नहीं, निकल जाओ। ये उसकी बात को और लहजे को देखते हुए उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये वास्तव में किसी ग्रेट सेक्ट से ही बिलोंग करती है, क्योंकि ये करेज और ग्लोरी सिर्फ उन्हीं में हो सकती है। हुआगू चेहरे पर स्माइल बनाए रखता है और कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस सेक्ट से हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हुआगू तुरंत ही कहता है चलिए पोलाइटली बात करते हैं। मेरी राय में आप कुछ सेलेक्टिव सेक्ट से ही आ सकती हैं। मैं ईविल मून वैली से हूँ। मेरा अदर कई ग्रेट सेक्ट के साथ कई बार संपर्क रहा है, उनके साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि हमने आप दोनों के काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेकिन ये हमारी मुलाकात लकीली हुई है। और इसके बाद वो झांग रोसी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है ये लड़की एक ग्रेट लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है, और ये स्वाभाविक सी बात है कि इस जगह की वर्ड एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर हमें नहीं पता यहाँ कोई मॉन्स्टर है या नहीं। इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से कोई
एनिमी बीस्ट या मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट हो सकता है। आपकी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ उससे फाइट कर पाना आसान नहीं होगा, इसीलिए भले ही हम स्ट्रांग ना हो लेकिन आपके लिए मदद तो कर ही सकते हैं आपको प्रोटेक्ट करने में। जो सुनकर जुआन भी सहला तो कहता हाँ हाँ हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जॉनिक चुप रहता है। तभी लियान कहती है तुम सिर्फ तीनों निकम्मे लोग, अगर कोई मॉन्स्टर अपेयर हो गया तो मुझे डर है कि तुम तीनों से लड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे शब्द काफी चुभने वाले हैं। हुआगू दिल में मानो फटकार को दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब कब तक ही दबाता। वो तुरंत ही कहता है हमारे इरादे नेक है, भले ही तुम इसे एक्सेप्ट ना करो पर हमें इस हद तक नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। भले ही पराइबिल मून बैली तुम्हारे किसी ग्रेट सेट जैसा ना हो, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आसानी से इग्नोर किया जा सके, जो जुआन भी कमिटमेंट के साथ कहता है। लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ी थी कि लियान के वर्ड को उसने मून बैली से कैसे जोड़ दिया, और वो भी उसकी डिसरिस्पेक्ट के साथ। तभी लियान कहती है सब नाटक करने का क्या मतलब, साफ साफ बता दो क्या तुम वास्तव में हमें निशाना बना रहे हो इस आर्टिफैक्ट के लिए। और ऐसा कहते वो सील वर्ड पल को उछालती है, जो सुनकर हुआगू और बाकी के लोग हैरान होते हैं। हुआगू तो तुरंत ही कहता है ऐसा लगता नहीं कि आसपास कोई है, लगता है ये हेवन से मिला हुआ मौका है हमारे पास। जुआन की स्माइल भी तेज हो गई थी, इसीलिए वो लियान की तरफ देखते हुए कहता है छोटी बच्ची, जब मैं तुम्हें जमीन पर पटक कर तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा तब तुम दया की भीख मत मांगना। असल में उसके मन में लियान को लेकर कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन लियान की बातों से उसके दिल की नफरत अब बढ़ गई थी। और जैसे उसकी फीलिंग साथ में आसमान पर होती है, तो वो आर्टिफैक्ट के साथ साथ अब लियान की लेना चाहता था। एक ग्रेट सेक्ट की ब्यूटीफुल ब्यूटी के साथ किया हुआ चमत्कार और उसे पवित्र करने का मिलने वाला मौका। पास्ट होता तो वो हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज जुआन का खून खौल रहा होता है। हुआगू भी कहता है चलो आगे बढ़ो, और तीनों ही लोग अपनी सोर्स को एक्टिवेट करते हैं। लियान की पावर को देखते हुए वो जरा सा भी उसे हल्के में नहीं ले सकते थे। बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोलता है और एक जायंट वेल अपेयर होती है, जिसमें अनगिनत बड़े बड़े वर्ड्स अपेयर होते हैं। और जब ये वेल पूरी तरीके से अपेयर होती तो किसी गोल्डन फोर्ट जैसी लग रही थी, और ये वास्तव में एक डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट था। इसीलिए हुआगू इस आर्टिफैक्ट को सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि झांगरोसी को पकड़ने के लिए यूज करना चाहता था, क्योंकि उसके टारगेट के अकॉर्डिंग लियान चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन झांगरोसी तो केवल थर्ड लेवल सैंड किंग ही थी। इसीलिए जब तक वो झांगरोसी को पकड़ सकता है उसका काम हो सकता है। लेकिन जब ये वेल लुओसी को घेरने वाली होती है, लियान तुरंत ही कहती है सपने देखो, और अगले ही पल उसके हाथ के एक स्लैश के साथ 3 मीटर लंबा एक ब्लैक पंख निकलता है, जो झांगरोसी के पास जाकर गिरता है और जलते हुए एक बैरियर में बदल जाता है, जो झांगरोसी को घेर लेता है। और इस पंख के बने बैरियर से एक ऐसा प्रेशर रिलीज होता है जो इस दुनिया का तो नहीं लग रहा था, जिससे तीनों लोगों को भी हल्का सा डरा हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस विंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर छिपी हो, जो इन तीनों को घूर रही है, तीनों को पकड़ना चाहती है। इनके तो कपड़े पसीने से भीग गए थे। झांगरोसी की बॉडी के चारों तरफ घूम रही ब्लैक फ्लेम की वॉल को देखते हुए हुआगू कहता है ये क्या है, जिससे बेहद झुलसा देने वाला एहसास हुआ था, जैसे मानो नजदीक गए तो जलाकर राख में बदल दिए जाओगे। दूसरी तरफ बैरियर के अंदर तो झांगरोसी एकदम सेफ थी, जैसे मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों बेल जैसा आर्टिफैक्ट इस ब्लैक फ्लेम से जलने लगा होता है। इसके वर्ड्स जो बने हुए थे वो एक एक करके मिटने लगे होते हैं, जिसे देखते ही देखते इस आर्टिफैक्ट की स्पिरिचुअलिटी जलने लगी थी। हुआगू डरते हुए कहता है डिवाइन स्पिरिट का ऑरा। आखिर वो थर्ड लेवल के दाव सोर्स लेवल का कल्टिवेटर था, साथ ही वो ये भी अंदाजा लगा सकते थे कि वो अब तक की सबसे खूंखार टेरिफाइंग डिवाइन स्पिरिट का सामना कर रहे हैं। जाहिर बात था कि उनका अंदाजा सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं था। ब्लैक विंग किसी और का नहीं बल्कि डिवाइन स्पिरिट लुआन फेंग का विंग था। यांग ने यह विंग लुयान को दिया था। काफी टाइम बिताने के बाद लुयान ने आखिरकार इसे रिफाइन कर लिया था, यहाँ तक कि वो इसमें थोड़ी मात्रा में डिवाइन स्पिरिट की पावर को प्राप्त करने में भी सक्सेसफुल रही थी। अब भले ये डिवाइन स्पिरिट की पावर कमजोर थी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे दाव सोर्स लेवल का कोई नॉर्मल कल्टिवेटर चैलेंज कर सके। इसीलिए लुयान को इन तीनों से घंटा डर नहीं लगता था। तो इनकी चाल के साथ ही लुयान ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली थी और झांगरुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन स्पिरिट के विंग को बुला लिया था और पूरी ताकत से इसे यूज किया था। साथ ही अगले ही पल एक तेज चीख सुनाई देती है और उन तीनों के ऊपर लाल फ्लेम चलने लगती हैं और कई मीटर लंबी एक अजीब सी दिखने वाली फायर आर्टिफैक्ट बर्ड अफेयर होती है। और इस वर्ड की आउटर लेयर पर बिजली की एक झिलझिलाहट थी, जो दर्शाती थी कि इसके पास 2 टाइप के एट्रीब्यूट हैं। जो देखकर जुआन कहता नहीं ये इंसान नहीं है। जब उसने लुयान की रियल बॉडी को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि इतना अजीब क्या था। जब उसने देखा कि लुयान एक लड़की से काफी अलग है, अब उसे रियलाइज हो गया था कि लुयान एक जीवित फ्लेम स्पिरिट है। तभी हुआगू कहता है ये एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। आंखें भयानक तरीके से चल रही थी।
आंखों में लालच थी। वो तुरंत ही कहता है हेवन ने मुझे वास्तव में ऐसा गिफ्ट दिया है। मैं वास्तव में अपनी फ्लेम गदा अपग्रेड ना हो पाने को लेकर चिंतित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट यहाँ मिल जाएगी। बोलते हुए उसने बाकी दो को चिल्लाकर कहा था, लिटिल ब्रदर, सीनियर ब्रदर, मुझे बस ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट चाहिए। इसे हासिल करने के बाद बाकी सब तुम ले सकते हो। क्या ये मंजूर है? जो सुनकर जोवान और जियाओनिंग एक दूसरे को देखते और सहलाते हुए कहते हैं, हम सीनियर के फैसले को फॉलो करेंगे। हुआगू तुरंत ही सहलाता है और लियुयान को घूरता है और कहता है, तुम्हारे हाव भाव को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है। इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाना आसान नहीं है। चिंता मत करो, ये ओल्ड मास्टर इतना काइंड है कि तुम्हें जीवित रहने देगा। बस तुम मेरे फ्लेम क्लब को ओबीडियंटली अपग्रेड करके उसके अंदर एंटर हो जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कॉन्शियसनेस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? और कहते उसने अपने गदा जैसे आर्टिफैक्ट को अपेयर किया था। एक तो ये गधा है, दूसरा इसके पास आर्टिफैक्ट भी काफी अच्छा था। यह दाव सोर्स लेवल के हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट था, जिसे काफी रेयर माना जा सकता था। यदि लियुआन जैसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट इसके साथ जुड़ जाए और हुआगू द्वारा से रिफाइन किया जाए तो शायद ये एम्परर ग्रेड का भी पहुंच जाए। इसके अलावा एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट के साथ हुआगू थर्ड लेवल दाव सोर्स लेवल में होने के कारण एम्परर लेवल के सीक्रेट्स को भी समझ सकता था। इसीलिए यह जानने के बाद भी कि सील वर्ड पर्ल कीमती था, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि शक्ति के लिए रिसोर्सेज से पहले खुद की पावर जरूरी होती है। हुआगू के बोलने के बाद उसका सामना लियुयान के फायर पिलर से होता है, जिसमें ऐसी फ्लेम पावर थी जो मानो जमीन भी पिघला सकती थी। इविल मून वैली के तीनों ही लोग इससे जल्दी बचते हैं और हुआगू चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अब मरने को तैयार हो जाओ। उसे लग रहा था कि लियुयान ने लुआन फैंग के ब्लैक विंग को यूज किया है झांग रूसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए अब लियुयान उनसे कैसे फाइट करेगी, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी अब नहीं होना चाहिए। और ये उसकी एक बेवकूफी थी, क्योंकि उसका यूज अगर वो फाइट करने के लिए करती तो शायद वो उनसे मुकाबला कर पाती। इसीलिए अब उन लोगों ने झांग रोसी को इग्नोर कर दिया था और सामने आ रहे फायर पिलर को देखा था। हुआगू तुरंत ही कहता, मेरे सामने आग से खेल रही हो, और अपने गदा को सामने की तरफ फेंकता है। लियुआन द्वारा क्रिएट फायर पिलर गदा से टकराता है तो हुआगू, जो अपनी जीत के लिए एकदम कॉन्फिडेंट था, वो तुरंत ही खुश होकर कहता, लगता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी काफी अधूरी है। अगले पर लियुआन अपने मुंह को खोलकर एक फायर बॉल उसकी तरफ फेंक देती है, जिस पर हुआगू कहता है, मैंने कहा ना ये बेकार है। और उसका क्लब एक बार फिर से हिट होता है और आसपास की वर्ल्ड एनर्जी में अफरा तफरी मच जाती है। एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन होता है और हुआगू तुरंत ही कहता है, हाँ। जल्दी से वो अपने फ्लेम क्लब को पीछे खींच लेता है और तुरंत ही उसे जांचने लगता है। पाता है दाव सोर्स ग्रेड के हाई लेवल के आर्टिफैक्ट अब इस पे थंडर स्पाइक्स कांप रहे होते हैं। उसका हाथ भी सुन्न हो गया था। वो तुरंत ही कहते, ये थंडर पावर तो बेहद पावरफुल है। हुआगू की आंखों में लालच और अट्रैक्शन क्लियर थी, क्योंकि ऐसी मैजिकल चीज शायद ही तुम्हें लाखों सालों में एक बार मिले। वो किसी भी कीमत पे लियुआन को चाहता था। उसके लिए लियुआन एम्परर लेवल पर पहुंचने की चाबी थी। तभी पीछे से जोयान कहता, बिग ब्रदर यार, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लुगाई थोड़ी है, चलो उससे जल्दी फाइट करते हैं। जिस पर हुआगू कहता, वो हाँ चलो चलो, सावधान रहना, उसकी स्पिरिचुअलिटी को ठेस मत पहुंचाना। जोवान और बाकी के लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और जोवान भी अपनी कलाई को झटका देकर एक लॉन्ग स्पेयर निकालता और लियुआन की तरफ बढ़ जाता है। शांत बिहेवियर वाले जियोंगनिंग ने भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। अगले ही पल आवाजें आती हैं, प्रिमिटिव डिवाइन स्पेयर या प्रमोडियल डिवाइन स्पेयर, वर्निंग सन घोस्ट हैंड। सेकंड लेवल के दाव सोर्स लेवल के दोनों कल्टीवेटर ने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का यूज करके अटैक किया था, जो भयंकर तरीके से लियुआन पर बढ़े थे। लियुआन की बॉडी भी लड़खड़ा जाती है और वो अपनी बॉडी को फ्लेम की एक लेयर से लपेटकर दोनों तरफ से होने वाले अटैकों का विरोध करना शुरू कर देती है। अगले ही पल बूम की आवाज, इस पर लियुआन की चीख निकल गई थी। इवन की फायर आर्मर जो उसे कवर कर रहा था चकनाचूर हो गया था। इवन की इसकी एनर्जी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन बची हुई एनर्जी ने सीधा ही लियुआन की बॉडी पे अटैक किया था, जिससे वो अपनी कंट्रोल खो बैठती है। बैरियर के हटने के बाद हुआगू मिस्टीरियस तरीके से लियुआन के सामने अपेयर हुआ था और चेहरा सीरियस था। वो चिल्लाते हुए कहता है, इस ओल्ड मास्टर की आंखों में देखो बेबी। और इतना कहते उसकी आंखों में दो वॉर्टेक्स अपेयर हुए थे, जो लगातार घूम रहे थे, मानो जैसे लियुआन की सोल को खींच लेना चाहते हो। और ये सोल टाइप हिडन टेक्निक थी, जिसका यूज हुआगू ने केवल अपने परफेक्ट टाइम पर करने के लिए डिसाइड किया था। उसे यकीन था लियुआन इससे बच नहीं पाएगी, लेकिन लियुआन ने हाल ही में दाव सोर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, पर उसका दिमाग काफी अच्छा था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी के मामले में वो थोड़ा सा पिछड़ रही थी। दूसरी तरफ सोल टाइप इस अटैक से हिट होने के बाद उसकी बेचारी की बॉडी हवा में जम जाती है। विंग के फड़फड़ाने की स्पीड भी धीमी पड़ जाती है, मानो वो जैसे अब रजिस्ट न कर पा रही हो। और ये देखकर हुआगू काफी खुश हुआ था। मन ही मन सोचने लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है। जब तक वो इसे कंट्रोल कर सकता है, तब तक उसके लिए सब कुछ सही होगा। इस पल तक उसके सामने फ्यूचर की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही थी। बिग ब्रदर सावधान रहो, अचानक ही जोवान चिल्लाया, जो देखकर हुआगू कहता है, क्या हुआ? लेकिन जल्दी उसकी आंखें चौड़ी हो गई
उसने आर्टिफैक्ट स्पिरिट के पीछे जो उसकी आंखें थी उस पे एक अलग सी फ्लेम जलती हुई देखी थी। यह फ्लेम अलग थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सोल को जला सकती हो, और जैसे ही कोई इसके टच में आएगा उसका नॉलेज सी एकदम दर्द से जलने लगा होता है। और ये ट्रू सन फ्लेम थी। लियुआन ने यांग काई का इतने लॉन्ग टाइम तक अनुसरण किया था, यानी कि उसे फॉलो किया था। साथ ही उस बेचारी को भी नहीं पता था कि उसने ट्रू सन फ्लेम का कितना सारा पार्ट अब्सॉर्ब कर लिया। इसके अलावा उसकी बॉडी दो टाइप की बेसकीमती पावरफुल फ्लेमों से भरा हुआ था, और अगर उसने इन स्ट्रॉन्ग फ्लेमों को अब्सॉर्ब ना किया होता तो भला वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट स्पिरिट के तौर पर अपनी बॉडी को क्रिएट ना कर पाती, और ना ही आर्टिफैक्ट स्पिरिट के तौर पर अपनी कॉन्शियसनेस हासिल कर पाती। इसीलिए कहे तो लियुआन की बॉडी काफी मुश्किल से बनी थी, लेकिन इसमें काफी रेयर और कीमती फ्लेमें भी शामिल थी। तभी ये बुड्ढा कहता है क्योंकि तुम सरेंडर करने को तैयार नहीं हो, ये ओल्ड मास्टर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना कहते उसके दोनों हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। सामने का उसका जो गदा होता है बड़ा होने लगता है, चमकने लगता है, ऐसे जैसे मानो तीर कमान से छूटने के लिए तैयार हो। यह तेजी से लियुआन की तरफ बढ़ता है। उसी दौरान झोवान जियाओनिंग दोनों भी अपने अटैक करते हैं। इस पर लियुआन की आंखों में हल्की घबराहट थी। अनगिनत बिजली की साइन उसकी बॉडी से चमकती और गोले की तरह बाहर निकलती है। इसमें कुछ ब्लू कलर की आइस फ्लेम भी मिक्स थी। शायद वो मिलकर इस अटैक का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। वो झोवान और जियाओनिंग के अटैक को रोकने में कामयाब रही, लेकिन फ्लेम क्लब में ताकत की कोई भी कमी किए बिना सीधे ही उसने लियुआन पर अटैक किया था। और इस रफ्तार से अगर फ्लेम क्लब वास्तव में लियुआन से टकराता तो उसे भारी नुकसान होता। तभी आवाज आती है, तुमने ही मुसीबत मोल ली, तो अब आखिरकार तुम्हें मरना चाहिए। तुम्हारी ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट अब से मेरी होगी। कॉन्शियसनेस के साथ तुम ज्यादा काम की होती, लेकिन अगर तुम इतनी कोई कैयोटिक हो, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी कॉन्शियसनेस की। लेकिन अगले ही पल अचानक ही चीजें कांपने लगती हैं। एक करेजफुल स्ट्रॉन्ग फिगर अचानक लियुआन के सामने अपेयर होती है, जिसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था, और एक आवाज आई थी, एग्जाइल। हवा में एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था, और फ्लेम क्लब सीधा ही उस ब्लैक होल में चला जाता है, जो देखकर हुआगू घबरा कर कहता है नहीं, और तुरंत ही अपने फ्लेम क्लब को वापस पीछे की तरफ खींच लेता है। ब्लैक होल तेजी से बंद हो गया था और हुआगू ठंडे पसीने से भीग गया था। हालांकि उसने कभी भी ऐसी हिडन टेक्निक नहीं देखी थी, लेकिन वो जानता था कि इस समय रहते अगर उसने इसे पीछे नहीं लिया होता तो वो शायद अपने आर्टिफैक्ट को खो देता। अगले ही पल झोवान कहता है कौन। जियाओनिंग ने भी अपनी आंखें सिकोड़कर आगे की ओर देखा था, और आसमान में चुपचाप फायर आर्टिफैक्ट स्पिरिट के सामने खड़ा एक पर्सन होता है जो कोल्ड नजरों से उन्हें देख रहा था। यहाँ का स्वाभाविक सी बात थी, बेहद परेशान था। उसने पहले ही वैली के चारों ओर छानबीन कर ली थी। उसे आसपास कोई मॉन्स्टर विश नहीं मिला, इसलिए उसे लगा कि वैली का निचला हिस्सा सेफ होगा, और झांगरुओसी लियुआन को यहाँ पे छोड़ने का उसने फैसला किया, और सीलवर्ड पर्ल भी यहाँ पे उसे दे दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग वास्तव में यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए आ जाएंगे, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड फैमिली। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून। नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लगता है खतरनाक फाइट होने वाली है, जहां यांग का इन्हें पेलेगा, और जो भी होगा वो तो पता चल जाएगा यार तुम्हें। ठीक है, बाय बाय।